आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और एक रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिमेन है, यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास। ये देखिए, हमारे पास ये एक रॉड है, एक मैसलेस रॉड। हमने इसको आइडियलाइज किया है, ठीक है। आइडियली हमने कहा है कि जो रॉड है ये मैसलेस है। इस मैसलेस रॉड के एंड पर एक मैस हमने अटैच कर दिया है m, ठीक है। इस रॉड के एक एंड को हमने ओरिजिन से फिक्स कर दिया है, ये हमारा ओरिजिन है, और दूसरा एंड जो है वहां पर ये मैस m अटैच है। इसके मोशन को डिस्कस करने से पहले हम रिव्यू कर लेते हैं कि इनर्शिया क्या होता है, सिंपली इनर्शिया क्या होता है। बच्चों, हमने पढ़ा है कि इनर्शिया किसी भी मैस की या किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करता है, ठीक है। या अगर आप इसको ज्यादा आसान अल्फाज में समझना चाहें तो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, या किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये कहलाएगा सिंपली इनर्शिया। लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल जो हमारा मोशन है उसमें सिंपल जो इनर्शिया है हम उसकी बात करते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल आप यूं ले सकते हैं कि हमारे पास एक साइकिल है और एक हमारे पास कार है। अब साइकिल को मूव करवाना निस्बतन आसान है और गाड़ी को मूव करवाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अगर आप जितनी फोर्स लगाकर साइकिल को मूव करवा रहे हैं उतनी फोर्स लगाकर आप गाड़ी को मूव नहीं करवा सकते। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों एग्जांपल्स को अगर कंपेयर किया जाए तो जो साइकिल है उसका इनर्शिया कम है, इसलिए कि उसको मूव करना आसान है हमारे लिए, और गाड़ी को मूव करना हमारे लिए मुश्किल है, तो गाड़ी का जो इनर्शिया है वो ज्यादा है। क्लियर हो गया बच्चों। अब यही इनर्शिया अगर हम एंगुलर मोशन में ले जाएं तो ये बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है तो रोटेट करते हुए उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने कितने फासले पर वाकई। ये दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी के अंदर जो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कैसी है। अगर ये सारी बातें मुश्किल हैं तो बहुत आसान बात आप यूं याद रख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ठीक है बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं इसके एक मैथमेटिकल इसका जो मॉडल है हम उसको बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन भी हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी करेंगे, ठीक है। तो दोबारा उसी एग्जांपल पे वापस आ जाए। हमारे पास ये एक रॉड है जो हमने कहा कि आइडियली एक मैसलेस रॉड है और उसके एक एंड पर हमने एक मैस अटैच किया हुआ है m और दूसरा एंड जो है वो फिक्स है। बच्चों, अगर आप यहाँ पर फोर्स लगाते हैं F इस मैस के ऊपर तो ये मैस जो है ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा और फोर्स लगाने की वजह से इस मैस के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बच्चों हम यहां पर लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। फोर्स लगाने से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो हम यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, F इज इक्वल टू ma। अच्छा, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। इस रॉड की जो लेंथ है वो r है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि ये मैस जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, r होगा। यहां पर जरा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये रॉड और ये मैस ये मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। आप यूं समझ लें, ये देखें, ठीक है। ये जो ब्लू है इसका कैप, इसको आप मैस समझ लें और ये रॉड है, एक सिस्टम बन गया। अगर आप खाली इस मैस की बात करेंगे ना तो इसका मोशन क्या होगा, सर्कुलर। लेकिन अगर इस पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो इस पूरे सिस्टम का जो मोशन है उसको देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा एंगल, कि जब ये रॉड या पूरा सिस्टम रोटेट करता है तो ये कितना एंगल बनाता है या इसकी जो एंगुलर पोजीशन है उसमें कितना चेंज आता है। तो पूरे सिस्टम के मोशन को देखा जाए तो वो होगा एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। और खाली अगर इस मैस की बात की जाए तो
इसका मोशन होगा सर्कुलर। तो ये भी आपने यहां पर डिफरेंशिएट कर लेना है ताकि ज़हन में रहे। बच्चों अब ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को हम, अच्छा अभी हमने बात की कि अगर हम खाली इस मास की बात करें तो इसका मोशन है सर्कुलर और इसका जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस पूरे सिस्टम की, यानी कि रॉड प्लस ये मास, तो फिर ये मोशन कौन सा है? फिर ये मोशन होगा एंगुलर। इसका मतलब है कि इस पूरे सिस्टम में भी एक्सेलरेशन मौजूद है और वो कौन सा एक्सेलरेशन है? एंगुलर। तो बच्चों अब यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन भी है और लीनियर एक्सेलरेशन भी है, ए भी है और अल्फा भी है। तो इन दोनों को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? इनको हम रिलेट कर सकते हैं, इसे आप कह लें इक्वेशन 1। तो बच्चों लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिलेट कर सकते हैं A इज इक्वल टू आर अल्फा से। क्लियर हो गया? अब A की ये वैल्यू, ठीक है, आप इक्वेशन 1 में यहां पर पुट कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा F इज इक्वल टू M और A की जगह क्या आ जाएगा? R अल्फा। क्लियर हो गया? तो बच्चों हमारे पास बन गया M वैसे ही रहने दिया और A की जगह हमने पुट कर दिया R अल्फा, तो ये बन गया F इज इक्वल टू MR अल्फा। ये बन गई है इक्वेशन 3। अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 3 को दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी r से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी। तो यहाँ पे r से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा RF और यहाँ r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r पहले यहाँ मौजूद है, एक r और आएगा तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया RF इज इक्वल टू MR स्क्वायर अल्फा। बच्चों ये जो RF है ये क्या है? ये तो होता है टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू MR स्क्वायर अल्फा। सो टॉर्क इज इक्वल टू MR स्क्वायर अल्फा। इसे आप कहते हैं इक्वेशन 4। अब ये MR स्क्वायर क्या है? व्हाट इज दिस MR स्क्वायर? ये MR स्क्वायर क्या है? बच्चों ये देखें, ये जो MR स्क्वायर है ना, इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि ये जो R क्या है? ये R डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान, और ये डिस्टेंस जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर होगा। इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो MR स्क्वायर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों यहां पर एग्जांपल ली जा सकती है एक, ये देखें, ये एक रिजिड बॉडी है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये रिजिड बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द। ये देखें तो बच्चों अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रिजिड बॉडी है। अब इस रिजिड बॉडी के यहाँ पर मैं कोई मास सपोज कर लेता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस r कहलाएगा और ये डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ये है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर MR स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ I और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा। सो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। ये हमारे पास बन गई है जी इक्वेशन 5। और ये क्या है? ये हमने रिलेशन निकाल लिया है बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I इज इक्वल टू MR स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अभी जो हमने ये किया है ये क्या है? ये है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के दरमियान रिलेशन। बच्चों अगर आप इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, F इज इक्वल टू MA। बच्चों ये इक्वेशन हम यूज करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है, या लीनियर मोशन में, और ये इक्वेशन हम यूज करते हैं एंगुलर मोशन में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन जो है वो इसी इक्वेशन का इक्विवेलेंट है, इसके एनालोगस है, इसकी एनालॉजी है। किसमें? रोटेशनल मोशन में। यानी कि ये इक्वेशन रोटेशनल मोशन में इसी इक्वेशन का इक्विवेलेंट है। जो काम इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है लीनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में, और ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन ये कहां पर है? ये एंगुलर मोशन में है। तो ये इक्वेशन इसी इक्वेशन का इक्विवेलेंट है। इसके अलावा और भी चीजें यहां से हमें समझ आ रही हैं कि जो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन होता है या लीनियर मोशन होता है, वहां पर जो इनर्शिया का रोल प्ले करता है वो है मास, और एंगुलर मोशन में जो इनर्शिया का रोल प्ले करता है वो है हमारा MR स्क्वायर। यानी कि जो काम हम ट्रांसलेटरी मोशन में मास से लेते हैं वही काम हम एंगुलर मोशन में MR स्क्वायर से लेते हैं। तो ये जो MR स्क्वायर है इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसको हम रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। तो
तो ये m जो है ये हमारा लीनियर इनर्शिया, और ये I जो है ये mr² जो है ये है हमारा रोटेशनल इनर्शिया। बच्चों अगर यहां पर इसके हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। ये देखें m का यूनिट क्या है किलोग्राम, और r² जो है इसका यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो अभी हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो यहाँ पर जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो तो सिंपली हमने सिर्फ एक मास का निकाला है, एक मास हमने कंसिडर किया था जो एक रॉड के एंड पे फिक्स किया हुआ था। तो अभी हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिजिड बॉडी। अभी हमारे पास आ गया जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर निकालने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक रिजिड बॉडी कंसिडर करना होगा। तो उसी तरह से ही हमारे पास ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हम एक रिजिड बॉडी सपोज कर लेते हैं, कोई भी इर्रेगुलर शेप का, ये कोई भी इर्रेगुलर शेप का रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी को हमने यहाँ पर पॉइंट O पर फिक्स किया हुआ है, यानी कि पॉइंट O के अबाउट ये रिजिड बॉडी क्या कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है। तो इस डायरेक्शन में ये रिजिड बॉडी इस पॉइंट O के इर्द गिर्द रोटेट कर सकता है। बच्चों आपको पता है कि कोई भी रिजिड बॉडी जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो यहाँ भी हम समझ लेते हैं ये जो रिजिड बॉडी है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, बहुत सारे मैसेज से मिलकर बना है। और यहाँ पर उनमें से कुछ पार्टिकल जो हैं मैं समझने के लिए यहाँ पर बना लेता हूँ। बच्चों आप देख रहे हैं कि जो हर पार्टिकल है इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो डिफरेंट है। फर्ज करें कि इसका r1 है तो इसका r2 होगा, इसका r3 होगा एंड अप टू सो ऑन, इसका जो है वो rn होगा। ठीक है, इनका डिस्टेंस जो है वो यहाँ से ओरिजिन से डिफरेंट है। इसके अलावा इनका मास भी डिफरेंट है, लेकिन एक बात इन सब में कॉमन है। वो कॉमन बात ये है कि ये सारे के सारे मास जो हैं वो एक ही रिजिड बॉडी के ऊपर हैं। अब रिजिड बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अगर रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो इन सारे पार्टिकल्स के ऊपर कोई ना कोई टॉर्क लग रहा है। तो आइए वो टॉर्क हम निकाल लेते हैं कि कितना टॉर्क इन पर लग रहा है। तो जो सबसे पहला पार्टिकल यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है इसका मास है m1 और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है r1। तो इस पर जो टॉर्क लग रहा होगा वो होगा t1, और टॉर्क की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी पीछे। ये देखें टॉर्क किसके बराबर आया, टॉर्क बराबर आया mr² अल्फा के। तो t1 क्या आएगा m1 r1² और अल्फा। ठीक है, पार्टिकल 1 का मास m1, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन r1 और उसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। लेकिन अल्फा के साथ मैं यहां पर सबस्क्रिप्ट में 1 नहीं लिख रहा। उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे जो मैसेज हैं वो एक ही रिजिड बॉडी पर है। जब रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो इन सब का जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वो सेम होगा। हालांकि इनका मास भी डिफरेंट है, इनका सबका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो भी डिफरेंट है, लेकिन चूंकि सारे के सारे एक ही रिजिड बॉडी पे हैं और रिजिड बॉडी एक ही एक्सीलरेशन के साथ रोटेट कर रही है, इसलिए इन सब का एंगुलर एक्सीलरेशन सेम होगा। इन सब का जो लीनियर एक्सीलरेशन है, इन सब का जो जब ये क्योंकि अगर हम एक खाली पार्टिकल की बात करें तो उसका मोशन सर्कुलर भी हो सकता है। तो इन सब का जो लीनियर एक्सेलरेशन है a वो डिफरेंट है, लेकिन सब का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। इसलिए मैंने अल्फा के साथ 1 नहीं लिखा। बच्चों अब यहां अगर हम दूसरे पार्टिकल की बात करें तो उस पर जो टॉर्क लग रहा है वो होगा t2 और वो होगा m2 r2² और अल्फा। इसी तरह से आप इन सारे पार्टिकल्स पर लगने वाला टॉर्क अलग अलग से निकालें। हमने t1 का निकाल लिया, t2 का निकाल लिया एंड अप टू सो ऑन। आप जो सबसे आखिरी वाला पार्टिकल है tn rn और उसका मास है mn, अब उस पे लगने वाला जो टॉर्क है वो निकाल लें तो वो हमारे पास आ जाएगा जी tn = mn rn² और अल्फा। अगर हम इस पूरी रिजिड बॉडी पर लगने वाला जो टॉर्क है वो निकालना चाहें तो इन सारे टॉर्क्स को क्या कर लें, सिंपली ऐड कर लें। तो टोटल टॉर्क = t1 + t2 + t3 एंड अप टू सो ऑन tn। तो बच्चों t1 की वैल्यू पुट करें m1 r1² अल्फा + m2 r2² अल्फा एंड प्लस अप टू सो ऑन
एम एन आर एन स्क्वेयर और अल्फा। बच्चों इन सब में कॉमन आ सकता है अल्फा, तो अल्फा कॉमन निकाल लें तो हमारे पास यहां बच जाएगा m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर एंड प्लस अप टू सो ऑन mn rn स्क्वेयर। बच्चों इसको, ये जो फैक्टर है ब्रैकेट के अंदर मैंने जिसको लिखा है, इसको आप समेशन की शक्ल में भी तो लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं mi ri स्क्वेयर और i जो है ये 1 से लेकर n तक है। तो बच्चों ये जो फैक्टर मैंने समीशन में लिख दिया है, ये फैक्टर क्या है? ये फैक्टर है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ये सारा फैक्टर जो है ये है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये मेरे पास क्या है? अल्फा। तो टॉर्क हमारे पास क्या आ गया? रिजिड बॉडी का टॉर्क हमारे पास आ गया आई अल्फा। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि इनर्शिया जो है वो लीनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, और एंगुलर मोशन में इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के दरमियान क्या रिलेशन है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर कोई बात आपको अभी भी समझ नहीं आई तो फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप इनबॉक्स कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।